प्राथमिक लसीकाभ अंग देखा था और द्वितीयक लसीकाभ अंग। अब आपको समझना क्या था यहाँ पे कि प्राथमिक लसीकाभ अंग वैसे अंग थे जहां पर किसका निर्माण हो रहा था, लसीकाणुओं का, या तो वहां पर परिपक्वन हो रहा था, या तो किसी प्रकार से निर्माण होने वाला है या तो परिपक्वन होने वाला है। निर्माण तो एक ही जगह पर होता है, कहां पर होता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो तो सबसे पहले याद रखना कौन है, आपका प्राथमिक लसीकाभ अंग है, ठीक है। इसके अलावा आइए बंद करिएगा गेट। इसके अलावा इधर 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 ध्यान दो, इसके अलावा जो दूसरा आपका प्राथमिक लसीकाभ अंग है वो कौन था आपका, थाइमस। थाइमस में बनता नहीं है लेकिन परिपक्वन तो होता है ना। तो प्राथमिक हम किसको कहते हैं कि भाई जिसमें या तो निर्माण हो जाए या तो परिपक्वन हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि परिपक्वन ही होगा या निर्माण ही होगा, दोनों में से कोई एक हो जाए या तो फिर क्या हो जाए, दोनों हो जाए। तो इस दोनों की स्थिति में क्या कहेंगे कि कौन सा अंग है, वो प्राथमिक लसीकाभ अंग है। अच्छा, बोन मैरो में बनता भी था, परिपक्व भी होता था, ठीक है। तो बोन मैरो क्या हो गया, हमारा प्राथमिक लसीकाभ अंग हो गया। उसके बाद हमने बात किया था किसका, थाइमस का। थाइमस में बनता नहीं है, क्या होता है, परिपक्व, तभी वो क्या होगा, प्राथमिक लसीकाभ अंग। कई बार ऐसा सवाल आया है कि इनमें से या निम्न में से उपरोक्त में से कौन प्राथमिक लसीकाभ अंग है और कौन द्वितीयक लसीकाभ अंग। ये प्राथमिक लसीकाभ अंग हो गया दो हमारे पास, कौन कौन, अस्थिमज्जा, दूसरा कौन, थाइमस, खत्म। दूसरे में आया कौन हमारा, द्वितीयक लसीकाभ अंग। मैटर यही फंसा। तो द्वितीयक लसीकाभ अंग का मतलब क्या था कि जहां पर लसीकाणु उपस्थित होते हैं कार्य को करने के लिए, ना तो वहां पे उनका निर्माण हुआ है और ना ही वहां पर उनका परिपक्वन हुआ है, केवल और केवल वो तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे। बस समझ में आई? हाँ, क्या हो गया, क्या बोलो, किसके लिए तैनात, अरे बुड़बक नहीं आई थी पिछले क्लास में? हाँ? अरे भाई, तब अब क्लास नहीं मत अटेंड करो, अचानक से एकदम शौक वाला इमोशन देखो तो कैसे होगा काम, बताओ। क्लास छोड़िए। देखिए, जाहिर सी बात है किसके लिए हम भैया क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ रहे हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं हम 5 गो सैनिक देखे थे, है ना। अब 5 सैनिक में से जो सबसे मुख्य है वो कौन था, लसीकाणु था, ठीक है, लिम्फोसाइट था, उसी के बारे में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो ये द्वितीयक अंग है हमारा, द्वितीयक लसीकाभ अंग जो है, इसमें हमने कहीं ना कहीं 3 लोगों को देखा था। सबसे पहला कौन था हमारा, प्लीहा था। दूसरा कौन था, कौन कौन, लसिका ग्रंथि, ठीक है। और तीसरा कौन था हमारा, माल्ट। अब ये माल्ट में समस्या थी, ठीक है। फटाफट रिपीट कर रहे हैं, आपका क्या, स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब क्या था आपका, प्लीहा। प्लीहा एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहां पर क्या होता है, स्पेशली कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है। अब यहाँ पर कौन होता है, लसीकाणु उपस्थित होते हैं। लसीकाणु के साथ साथ भक्षाणु कोशिका भी उपस्थित होती है, ठीक। अब स्पेशली वहां पे आरबीसी को डिनोट कराया गया, क्यों, क्योंकि आरबीसी लगभग 120 दिनों के बाद क्या हो जाती है, मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये नष्ट होने के बाद तो घूम कहाँ रही है, रक्त में ही घूम रही है ना। इसकी वजह से रक्त को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसको दफनाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, खत्म, मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 120 दिन के बाद तो खुद ही मर जाएगा, है ना। मारना नहीं है, क्या करना है, इसको नष्ट करना है, खत्म करना है इसको। तो खत्म करने के लिए एक जगह चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, और वो लोकेशन कौन है बच्चा, स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है। तो प्लीहा में क्या होगा, रक्त नलिका इसे गया, इधर से जा रहा है, जीवित वाला भी आरबीसी है इसमें और मृत वाला भी है। मान लो ये मृत वाला है, आई क्या है, जीवित वाला है, तो जाएगा इधर, इधर से केवल पार होगा कौन, जीवित वाला पार होगा, मृत वाला इसी में रह जाएगा। काहे, क्योंकि इसके अंदर पहचानने के लिए लसीकाणु भी है और मारने के लिए भक्षाणु भी है। तो तुरंत क्या होगा, आदेश देगा, कौन आदेश देगा, लसीकाणु आदेश देगा कि भाई अगर रख लेना इसी में, है ना। अब भक्षाणु क्या करेगा, उसको मार देगा, खत्म कर देगा। तो ये क्या था तुम्हारा, स्प्लीन पहला क्या था, द्वितीयक लसीकाभ अंग। दूसरा कौन था आपका, अभी अभी जब समझाया क्या, लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि हो गया। तीसरा है आपका माल्ट। चलिए देखिए, ये माल्ट क्या क्या था, मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यही था ना। अब सुनो, देखो ये होता कहां पर है, थोड़ा सा लास्ट क्लास में जल्दीबाजी में खत्म हो गया था ये, इसलिए शायद आपको समझ में ना आया हो। जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, तो बताओगे जरा, आहार नाल हमारा कहां से कहां तक है, मुख से लेकर के गुदा तक, ठीक है। और ये जो माल्ट वर्ड है ना, ये स्पेशली है बच्चा किसके लिए, छोटी आंत के लिए, छोटी आंत। देखिए होता क्या है कि छोटी आंत जो होती है हमारी, छोटी आंत जो है ये बनी होती है 4 स्तरों से, ठीक है।
तो छोटी आंत जो है ये बनी है हमारी कितने स्तरों से, 4 स्तरों से, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे अंदर की स्तर है इसका नाम है क्या, म्यूकोसा। क्या समझ में आया, क्या नाम है, म्यूकोसा। किसकी, हमारे आहार नाल में तो सबसे अंदर की स्तर है, मुख्यतः किसके लिए, छोटी आंत के लिए। तो ये बनी है 4 स्तरों से, सबसे अंदर का जो स्तर है उसका नाम है क्या, म्यूकोसा। इसी में देखो एक वर्ड क्या था, एसोसिएटेड, ठीक है। इसके बाद क्या था, लिम्फोइड। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना किसी के साथ, ठीक है। तो म्यूकोसा के लेयर में, यानी कि ये देखो ये आहार नाल है, ठीक है। अब ये आहार नाल को हमने कहीं एक जगह से काट लिया, ये अंदर ही अंदर कितने स्तरों में, 4, 1 2 3 और ये चौथा। तो ये जो चौथा वाला स्तर है इसका नाम है का म्यूकोसा, और इसके साथ जुड़ा हुआ है या इसमें उपस्थित है, कौन उपस्थित है बच्चा, लसीकाणु। तो ये लसीकाणु किसके साथ जुड़े हुए हैं, म्यूकोसा के स्तर के साथ, यानी कि आपके आहार नाल का जो सबसे अंतिम स्तर है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब सोचो, क्या आहार नाल तक क्या किसी प्रकार का प्रतिजन प्रवेश कर सकता है, क्या कर सकता है ना। अब सोचो कि इसमें जो सबसे अंदर वाला स्तर है इसी में ना भोजन वगैरह कुछ आ रहा होगा जी, इसी के साथ सबसे अंतिम जो स्तर है क्या नाम है इसका, म्यूकोसा। इसके साथ जुड़ा है कौन, लसीकाणु। तो यदि आहार नाल में किसी प्रकार से कोई प्रतिजन प्रवेश कर जाता है तो उसको मारा जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कौन मारेगा या फिर कौन पहचानेगा, कहां गया कहां गया, किधर किधर किधर, ये लसीकाणु, लसीकाणु ही पहचानेगा। तो लसीकाणु पहचान रहा तो उसको वहां पे एक लोकेशन चाहिए ना, तो वो लोकेशन क्या है, उसके लिए म्यूकोसा वाली स्तर है। अब म्यूकोसा स्तर कौन है, आहार नाल की सबसे अंतिम स्तर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि एक ऐसा स्तर जिसका नाम है क्या, म्यूकोसा, ठीक है, जिसके साथ एसोसिएट हो गया है, जुड़ गया है कौन, लिम्फोइड, लिम्फोइड यानी कि लसीकाणु, और टिश्यू, टिश्यू माने ऊतक, यानी कि इसके ऊतक कहीं ना कहीं जाकर के इसके अंतिम स्तर म्यूकोसा के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आई, इसी को कहते हैं कि हम लोग माल्ट। तो द्वितीयक लसिकाभ अंग कितने हमने देख लिए, 3। अब उसके बाद वापस आते हैं बच्चा हम लोग इस पर, प्रतिरक्षा तंत्र। और बताओ, और जल्दी, किसी को और कोई समस्या है। अब क्लास छोड़ोगे तो बाबू हम कुछ ना कर सकते हैं। देखो बड़ी देखिए, पहला बिंदु आपने क्या लिखा है कि यह एक प्रकार का क्या है, अविशिष्ट रक्षा तंत्र है। देखो एक होता है शब्द विशिष्ट, जो विशेष होता है, ये क्या है, अविशिष्ट। ये अच्छा देखो, लड़ेगा भाई, प्रतिरक्षा तंत्र है। कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र हमारा, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। सहज प्रतिरक्षा तंत्र में लास्ट टाइम जाते जाते एक बात बता कर गया था कि ये जो होता है कहीं ना कहीं जन्मजात होता है, यानी कि ये जो रक्षा तंत्र है हमारे शरीर में जन्मजात रूप में मिल रहा है, यानी कि जन्म से ही हमारे शरीर में क्या है, ये उपस्थित है। इसको हमने प्राप्त नहीं किया है, ये जन्म से ही हमारे अंदर मिल रहा है। तो ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र क्या कहलाता है, हमारा सहज प्रतिरक्षा तंत्र। नॉर्मली कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे त्वचा। त्वचा क्या एक प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग जरूर कर रहा है। क्या ये त्वचा नहीं रहेगा तो बाह्य प्रतिजन क्या मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या, और यदि त्वचा है तो यानी कि सुरक्षा तो दे रही है, ठीक है। तो ऐसे तंत्र को हमने क्या नाम दिया है, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। अब सहज प्रतिरक्षा तंत्र में स्पेशली हमने एक वर्ड यूज किया, क्या, अविशिष्ट रक्षा तंत्र है। यानी कि ये एक ऐसा रक्षा तंत्र है जो किसी विशेष प्रतिजन के खिलाफ कार्य नहीं करेगा। समझे, एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र है जो किसी विशेष प्रतिजन के लिए कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये चौतरफा आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अब ऐसा कभी होता है क्या कि ये त्वचा हमको वायरस से बचा लेगा, नहीं, ठीक है। ये हमारी आंख में जो आंसू आ रहा है ये किसी बैक्टीरिया से बचा लेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी स्पेशल के लिए हमारे पास जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है ये किसी स्पेशल प्रतिजन के लिए कार्य नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, अविशिष्ट रक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा। क्लियर है। दूसरा बिंदु क्या है इसका, कि ये हमारे अंदर जन्म से ही उपस्थित है, ठीक है। अब फटाफट इसके प्रकार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। पहला प्रकार लिखिएगा, कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र या कोशिकीय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। इसके 4 गो प्रकार है। अरे कौनो आगे पीछे ना हो सकता है का, जवाब एबीसीडी तो है नहीं कि एकदम सीक्वेंस में, कोई जरूरी तो है नहीं। देखिए कोशिकीय
सहज प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा नाम जरूर लिखिएगा। कोशिकीय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। हो गया? फटाफट में ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, पहले एग्जांपल लिखिएगा जरा इसका। कितने कोशिका आपकी नजर में है जो मारने का काम करती है? कौन कौन? लिखिए न्यूट्रोफिल्स, एग्जांपल में लिखिएगा फटाफट। न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, लिखते जाओ। एक तो और नहीं बताया आपको, एनके सेल, प्राकृतिक मारक कोशिका। न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, मोनोसाइट, और उसके बाद लिखिएगा एनके सेल, एन डॉट के सेल, हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृतिक मारक कोशिका। एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। एक और होती है जो कि कहीं ना कहीं ये भी कोशिका ऐसी है जो प्रतिजन को मारने का काम करती है। देखो अब यहां पे लिख लिया सभी ने, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका। हो गया? देखो सबसे पहला ना, इसका चारों प्रकार में कंफ्यूज आ जाओगे, इससे बेहतर है कि पहले ही समझो कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र है क्या। कि बस एक बात खाली याद रखना बाबू, कि ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र जो हमको जन्म से मिला हुआ है, इसके लिए हमने कोई तपस्या, कोई मेहनत नहीं किया है। समझ में आया? कुछ भी नहीं किया हमने, कि हमारे अंदर जन्मजात है। और दूसरी चीज क्या है कि जन्मजात के साथ साथ अविशिष्ट है, किसी विशेष को मारने का कार्य नहीं करेगा। ठीक है? अब उसी में हमने देखा कि ऐसा जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है ना हमारा, ये 4 प्रकार से है। ठीक है? पहला प्रकार है जो हमारे शरीर में किस रूप में है? कोशिका के रूप में है। कोशिका के रूप में कौन कौन है जो हमारे शरीर में प्रतिजन को मारने का काम करता है? न्यूट्रोफिल्स है, बैसोफिल है। बैसोफिल क्या करता है? आगे चल के मैक्रोफेज में बदल जाता है। ठीक है? उसके बाद कौन है? मोनोसाइट, और उसके बाद लास्ट में एनके सेल। अच्छा एगो छूट रहा है इसमें, इओसिनोफिल्स नहीं होगा बउआ, क्लास और छोड़ो क्लास है। कहाँ काम करता है इओसिनोफिल्स? एलर्जी में काम करता है। अब देखो अच्छा उस दिन तो लिख दिए थे कि एलर्जी में काम करता है, कितने लोगों को समझ में आ गया कि इओसिनोफिल्स एलर्जी में कैसे काम करता है? बस हेल्दू लोग को देखो मैंने बताया नहीं था इस विषय में, ज्यादा कुछ बताया नहीं था, बस खाली इतना लिख दिया था इओसिनोफिल्स एलर्जी में काम करता है। रीजन है कि अभी आगे आएगा ये पढ़ने के लिए, लेकिन अब आ गया तो बताओ। अरे शारीरिक गया तेल लेने, शारीरिक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सीधा मैंने पूछा कि इओसिनोफिल्स को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो एलर्जी में काम करता है। ठीक है, एलर्जी में कैसे काम करता है? क्या करता है एलर्जी में? क्या किसी को मारता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि श्लेष्मा स्रावित कर देता है। आपकी आंखों में कभी एलर्जी हुआ है? क्या आंख में श्लेष्मा स्रावित हुआ था? हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा? बार बार कहते हैं गाग एगी में बात नहीं करना। बिल्कुल, तो ये श्लेष्मा स्रावित करने वाली बात कह सकते हैं क्या? देखिए एलर्जी का मतलब क्या होता है बाबू, कि किसी कार्य के प्रति हमारी कोशिका अनुचित रूप से कार्य करने लगी। ठीक है, कोई कार्य कर रहे हैं आप, जैसे बहुत लोगों को ना सेंट मारने से भी एलर्जी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे परफ्यूम यूज किए तो बस एक बगल में बैठा छींकना चालू कर देगा, ले भाई क्या हो गया उसको। तो जैसे ही वो परफ्यूम के कण उसके श्वसन पथ में गए, तो श्वसन पथ में कोशिकाएं उससे हो रही हैं संक्रमित। बात समझिएगा, क्या हो रही है? संक्रमित। अब संक्रमित हो रही हैं तो सोचो कि आपके घर में कहीं चोर डकैत घुस जाएगा तब क्या करोगे? मर जाओगे सारे के सारे सामने आके कि अपने आप को पहले बचाने का प्रयास करोगे, उसको मारने का प्रयास करोगे? लड़ना चाहेंगे हम भी उसके साथ। तो अब क्या होता है कि जैसे ही कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसी वस्तुएं, कोई ऐसा प्रतिजन प्रवेश कर जाए जिससे कि आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो, उस समय काम करता है कौन? इओसिनोफिल्स। वो क्या करेगा कि आपके उस भाग में या तो लालीपन ला करके दे देगा,
लालीपन जैसे कभी त्वचा में रैशेस हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार की एलर्जी है। वहां पे लाल 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 सा हो जाएगा, जिससे होगा क्या, आसपास की कोशिकाएं अपने आप में कहीं ना कहीं एक संकेत कह सकते हो कि संकेत जारी करना चालू कर देती है, ठीक है, ताकि वहां पर जो प्रवेश किया है प्रतिजन वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक विकसित ना हो सके। आंखों में यदि धूलकण चला जाता है, एलर्जी हो जाता है, आंख एकदम लाल लाल सा हो जाएगा। अब लाल क्यों होगा, ताकि आसपास की कोशिकाएं और संक्रमित ना हो पाए। छींक आने लगा, अब छींक इसलिए आ रहा था कि जो गया है अंदर वो बाहर आ जाए, है ना, अंदर और संक्रमण न फैला पाए। तो ये सब जो कार्य करवा रहा है आपसे, कौन करवा रहा है, इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स मारता नहीं है, वो आपको बचाने का प्रयास करता है। समझ में आया? इसीलिए यहां पर कोशिका में उसका कोई नाम नहीं, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, शारीरिक सहज प्रतिरक्षा तंत्र। इसका लिखिएगा दो एग्जांपल, त्वचा और श्लेष्मा। त्वचा और श्लेष्मा हो गया। देखिए अब त्वचा और श्लेष्मा क्या करता है भाई, तो त्वचा हमको कहीं ना कहीं बाहर से कोई प्रतिजन प्रवेश ना करे, इसका क्या देता है, सुरक्षा देता है क्या, कि कोई भी यदि बाहर, देखो क्या होता है कि यदि आपको कोई घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, तो ज्यादातर डॉक्टर क्या करेंगे, उसको ढक के रखने का बात कहते हैं कि कोई भी घाव लगा है, चोट लगा है या कोई घाव हो रखा है, आप उसको ढक के रखिए, डिटॉल वगैरह से उनको साफ करते रहिए। क्यों? क्योंकि मक्खियां वगैरह आएंगी, अपने साथ क्या लेकर के आएंगी, प्रतिजन। जैसे वहां से प्रवेश करेगा, त्वचा आपका वहां पे क्या है, खुला हुआ है, वहां से सीधी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी उसकी। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, उसको बंद रखिए, बैंडेज करा करके रखिए, ठीक। अब यहाँ पे त्वचा है, क्या यहाँ से कोई अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो त्वचा क्या है, कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक रूप से हमारे शरीर के बाहर एक प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य कर रही है। और ये क्या है, सहज है। ऐसा तो नहीं बताना कि जन्म लेने के बाद किसी के शरीर में त्वचा ही हो, ये जन्म जात है, जन्म के साथ ही था हमारे साथ। तो पहला हो गया त्वचा, त्वचा हमको बचा रहा है। दूसरा क्या है, श्लेष्मा। अब ये श्लेष्मा क्या कर रही है भाई, तो ये श्लेष्मा है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। कहां पर मिलती है, तो आहार नाल में, आहार नाल, ठीक है। हमारे आहार नाल में याद रखिएगा मिलती है श्लेष्मा, यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक पूरे के पूरे श्लेष्मा है। कारण जानते हो क्या, यदि कोई प्रतिजन, कोई सूक्ष्मजीव यदि हमारे आहार नाल में प्रवेश कर गया, ठीक है। अब अगर आहार नाल बनाना चाहे कुछ इस प्रकार से, ये कोई जीव हो गया, अब इसका मुख से लेकर के ये हो गया इसका मुख, और ये हो गया गुदा। तो मुख से लेकर के गुदा तक इसमें क्या मिल रहा है, श्लेष्मा मिल रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा कि मुख के द्वारा यदि भोजन के माध्यम से कोई सूक्ष्म जीव यदि इसमें प्रवेश कर गया ना, उस श्लेष्मा में फंस के रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या ये भी आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर रही है क्या, ठीक है। तो शारीरिक रूप में या शारीरिक सहज प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें तो इसमें दो लोग कार्य करते हैं। पहला त्वचा कार्य करता है और दूसरा कौन कार्य कर रहा है, श्लेष्मा काम कर रही है। यही श्लेष्मा कहीं ना कहीं आपके नाकों में भी होती है ना। राइनो वायरस पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो राइनो वायरस ने क्या बताया था कि जैसे ही राइनो वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे नाकों में श्लेष्मा स्रावित हो जाता है, नाक एकदम जाम हो जाता है। बाबू नाक आपके लिए जाम नहीं किया गया था, और राइनो वायरस आपके अंदर ना चला जाए उसके लिए आपके नाक का रास्ता जाम किया गया था, है ना। और अगर राइनो वायरस जाएगा तो उस श्लेष्मे में फंस के रह जाएगा, समझे। तो वैसे ही आपके शरीर के आहार नाल के अंदर भी क्या मिलता है, श्लेष्मा, जो कि मुख्य रूप से किसको रोकने का काम करता है, प्रतिजन। अब प्रतिजन में किसको मुख्य रूप से, सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य करता है। डन, ठीक है। तो ये क्या था आपका दूसरा सहज प्रतिरक्षा तंत्र, कौन है, शारीरिक कायिकीय रोधक। हो गया। चलो देखो अब कायिकीय रोधक में फटाफट एग्जांपल लिख लो। आंसू, लार और अम्ल। अब ये अम्ल कहां पर, पेट में, आमाशय में। लार कहां है, मुख में। अब आंसू कहां होगा, नाक में, आंख में है,
चलो लिख लो फटाफट, लिखो तो फिर समझाते हैं इसको। मोहन हंसना अच्छी बात है ना स्वास्थ्य के लिए। तब अच्छा ये ठीक है, ठीक ठीक, मैंने स्टेटमेंट गलत दिया, ठीक है। कहिए याद करो जहिया रो रही थी तुम लोग, याद करो कि जहिया तुम लोग रो रही थी वो दिन गंगा जमुना खाली ये से निकल रहा था कि यहाँ से भी, कहो यहाँ से भी आ रहा था ना, खाली आता है आंख से तुम्हारा है। चलो अच्छी बात है, रोना भी एक अच्छी अपनी कला है, और ये कला सबके पास नहीं है, जाति विशेष के पास है ये रोने वाली कला। जाति विशेष कहाँ समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, जाति विशेष नहीं समझे, पीछे वाला सब समझ गया है। जाति विशेष खैर कोई नहीं, चलो इधर साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। क्या लिखा है देखो इधर, क्या किए रोधक, ठीक है। अब देखो नाम क्या आ रहा है बच्चा, रोधक, यानी क्या करेगा ये, रोकेगा, रुकावट खड़ा करेगा। किसके बीच में भाई, तो आपके शारीरिक अंगों के बीच में, अंग और प्रतिजन के बीच में क्या करेगा ये, रुकावट पैदा करेगा। कौन कौन, देखो आंसू, ठीक है। जैसे ही कोई आपका प्रतिजन आपकी आंखों में चला जाए, वो प्रतिजन के रूप में एक कीड़ा हो सकता है, एक कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, धूलकण हो सकता है, जो कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाए, तुरंत वहां पे क्या आने लगेगा, आंसू आने लगेगा। और ये आंसू क्या करेगा, बताए थे ना कि जैसे कोई तिनका भी जाता है तो इसके बाहर क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, इसको मुलायम कर देता है, ठीक है, ताकि आपकी आंखों में ये प्रवेश ना कर पाए, आंखों को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंचाए, रुकावट पैदा कर दिया ना, ठीक है। दूसरा लार, अब लार में क्या होता है भाई, बहुत सारा एंजाइम पड़ा हुआ है लार में, जैसे ही आप कुछ डालते हो यहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। अगर यहाँ मर गया तो ठीक है, और ना मरा तो भैया ले, यहाँ से कहाँ जाएगा, पेटी में जाएगा ना, अब पेटी में जाएगा तो यहाँ से बचेगा, कारण HCl मिल रहा है ना, सबसे खतरनाक अम्ल है, ठीक है, किंग ऑफ द एसिड, इसी को कहते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ से भी नहीं बचेगा, यानी कि कुल मिला जुला कर हमारे शरीर में रोधक के रूप में भी कौन है बच्चा, सहज प्रतिरक्षा तंत्र है। इसका 3 एग्जाम्पल ये भी खत्म हो गया ये। अब एक बाद सबसे भयानक आ रहा है, कौन है, लिखिए, साइटोकाइन रोधक। साइटोकाइन रोधक हो गया, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल अक्सर बन जाते हैं। साइटोकाइन रोधक, ये भी एक प्रकार से रोधक के रूप में ही कार्य करेगा। आइए फटाफट इसको भी जरा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका एग्जांपल लिख लेना बच्चा, इंटरफेरॉन। क्या ये इंटरफेरॉन का भी नाम आया हुआ है क्या, इंटरफेरॉन, ओपेरॉन, याद आया, वो अलग है, ये अलग है, नहीं आया था इंटरफेरॉन। कभी नहीं पढ़ाए होंगे, गलती से भी देख लो जरा एक बार। इंटरफेरॉन, सॉरी ओपेरॉन नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको इंटरफेरॉन नहीं पढ़ाया, मिस्टेक, वो ओपेरॉन नहीं था, इंटरफेरॉन फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया। जरूर है फर्स्ट ईयर में इंटरफेरॉन आता है भाई। अच्छा कोई बात नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ेंगे ना। चल देखो, आए हिंदी, यही है इसका हिंदी, इंटरफेरॉन लिख लेना। देखो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये क्या है, प्रोटीन के कण कह सकते हो या अणु कह सकते हो, सीधा सीधा लिखो, क्या है, प्रोटीन है,
ठीक है, अब ये आया कहां से, कैसे, इसका क्या कार्य है समझिएगा। ये स्पेशली काम करता है किसके प्रति, वायरस के प्रति। इसको आप ऐसे ना लिखे, इसको कहते हैं एंटीवायरल, एंटीवायरल या हिंदी में कहते हैं प्रति विषाणु। अब देखो समझना जरा क्या होता है, मान लो कि हमारे शरीर की ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, अब इसके अंदर अटैक हो गया, किसका अटैक हो गया, वायरस का या विषाणु का, दोनों पर अटैक हो गया। ठीक, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इन दोनों कोशिका पर या हमारे शरीर के किसी भाग में, किसी अंग में कुछ कोशिका पर अटैक हो गया, किसका अटैक हुआ है, वायरस का। ठीक है, अब अटैक हुआ है तो धीरे धीरे क्या लगता है कि आसपास की कोशिकाएं भी संक्रमित होंगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर संक्रमित कोशिकाएं पहले से हैं, जो ये 2-3 जो भी आपको दिख रही हैं, ये संक्रमित कोशिकाएं तुरंत एक रसायन का निर्माण कर देगी। क्या करेगी, जैसे ही ये संक्रमित कोशिकाएं हैं, जैसे ही इसको वायरस ने क्या किया, संक्रमित किया, ये तो नुकसान में चली ही गई, लेकिन तुरंत ही क्या करेगी, एक रसायन का निर्माण करेगी, और उस रसायन का नाम है क्या, इंटरफेरॉन। एक रसायन बनाया, जानते हो क्या लिए होता है, जा करके ना इंटरफेरॉन जाकर सूचना देगा पूरे आपके शरीर में, तो भाई साहब जल्दी एकदम तैयारी कर लो, क्या हो रहा है, वायरस आ चुका है हमारे शरीर में, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप भी जाओगे हमारी तरफ, है ना। इंटरफेरॉन का है, इंटरफेरॉन एक प्रकार का रसायन है जो सूचना देता है, किसके प्रति सूचना देता है, वायरस के प्रति, विषाणु के प्रति, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीवायरल केमिकल कह सकते हो, या फिर क्या प्रति विषाणु रसायन है एक प्रकार से। ये कहां से बनता है, कहां से निकलता है, तो ये जो संक्रमित कोशिकाएं, किससे संक्रमित, विषाणु से संक्रमित जो कोशिका है, वो एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है क्या, इंटरफेरॉन। जैसे ही मान लो यहाँ पे कोशिका में हमारे वायरस ने संक्रमण कर दिया, तुरंत यहाँ से क्या बनेगा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन पूरे मेरे शरीर में घूम जाएगा, घूम घूम कर सबको चिल्ला चिल्ला कर सूचना देगा, भाई साहब इंटर हो गया है। कौन इंटर हो गया है, विषाणु इंटर हो गया है। अब अपने आप को बचाना है तो पहले से अपना इम्यून सिस्टम टाइट करो, अन्यथा आप भी संक्रमित हो जाओगे, हो सकते हो। समझ में आई? तो अब बताओ कि क्या इंटरफेरॉन हमने बाद में बनाया था कि जन्मजात है, जन्मजात है। तो ये था बच्चा क्या, यहां तक आपका सहज प्रतिरक्षा तंत्र। सहज प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या देखा, शारीरिक देखा, यानी कि हमारे शरीर के बाहर से और अंदर से, ठीक है, कौन कौन था, त्वचा था और कौन था, श्लेष्मा था। उसके बाद कोशिकीय रूप में देखा, कौन है आपका, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, एनके सेल, यानी कि नेचुरल किलर सेल। उसके बाद कौन देखा, कायिकीय, कायिकीय में कौन कौन आ गया है, आंसू आ गया, ठीक है, लार आ गया मुख का, और आंत में हमारे अमाशय में उपस्थित है कौन आपका, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद चौथा है कौन आपका, ये साइटोकाइन, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसको कौन तैयार कर रहा है ये, या फिर ये तंत्र जो है कौन चला रहा है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये कब स्रावित होता है, तो जब कोई कोशिका वायरस से संक्रमित होती है तो अपने संक्रमण की सूचना बाकी पूरे शरीर में देने के लिए ये इंटरफेरॉन नामक रसायन का निर्माण करती है, और ये रसायन हमारे पूरे शरीर में घूम जाता है, जिससे कि बाकी स्वस्थ है ना, तो जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको इस बात की सूचना मिल जाती है कि किसी प्रतिजन का आघात हुआ है हमारे अंदर, अब हमें भी क्या करनी है, अपनी सुरक्षा तैयार करनी है। समझे? तो ये था कि आपका सहज प्रतिरक्षा तंत्र। जन्म जाते हैं बाबू, इंटरफेरॉन जन्म जाते हैं हम लोग के अंदर, बाद में नहीं बनता है। जब जन्म लिया है हमने ना, तो अभी ये सब चीजें उपस्थित थी हमारे शरीर में। अब लेकर आइएगा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ये इसको हमने क्या बोला था, सहज प्रतिरक्षा तंत्र को कहते हैं बच्चा इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम। अब इसके बाद आएगा आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। बेटा बोलिए।
अरे बाबा, रो के आपको याद आता है। कृपया करके इस सवाल को थोड़ा सा देर बाद देखें हम लोग, ठीक है। उपार्जित को पहले खत्म कर लेते हैं। देख, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। देखो, सबसे पहला एक बिंदु तो इसका पहले से क्लियर होगा, ये एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमने जन्म के बाद प्राप्त किया या अपने शरीर में निर्मित किया। लिखो मत अभी, देखो इधर लिख लो, जन्म के बाद प्राप्त किया। दूसरा बिंदु इसमें याद रखना, ये क्या होता है, विशिष्ट होता है भाई। पहला वाला अविशिष्ट है, दूसरा वाला क्या है, विशिष्ट है। चलो, अब विशिष्ट है इसका मतलब कि किसी ना किसी ये विशेष प्रतिजन के खिलाफ कार्य करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये किसी विशेष के लिए कार्य करेगा। और जो तीसरा बिंदु है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है स्मृति, मेमोरी। अब ये है क्या, हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था जब एड्स, ठीक है, एड्स थोड़ा सा वहां पे नॉर्मली आपको समझाया था। तो आपको याद होगा कि जो लिम्फोसाइट है दो प्रकार का था, एगो बी लिम्फोसाइट है, एगो टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट वापस दो प्रकार का था, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। यहाँ मेमोरी जो आया था ना, उसी की बात है। बताते हैं इसको, जरा उतार लीजिए तीनों बिंदु को, उसके बाद आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। बेटा इसको चलिए देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है। पहला बिंदु, जन्म के बाद हम लोग अपने अंदर प्राप्त करते हैं ये क्षमता। दूसरा क्या, ये विशिष्ट है। तो विशिष्ट तो वहीं पर समझ में आ जाएगा जहां पे हम लोग स्मृति को समझेंगे, ठीक है। आइए, ये जो अभी टॉपिक यानी कि लस्सी काणु को ये मिटा ही देते हैं ऊपर से। देखिए, ये जो लिम्फोसाइट होता है बच्चा, ये होता है दो प्रकार का, ठीक है। सबसे पहला बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। ठीक, अब जो ये बी लिम्फोसाइट है ना, ये है वापस दो प्रकार का। सबसे पहला मेमोरी बी सेल और दूसरा प्लाज्मा बी सेल, ठीक है। ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये होता है बच्चा चार प्रकार का। सबसे पहला TH, दूसरा TK, तीसरा TS और चौथा TM। अब देखो जरा समझिएगा, पहले ही मैंने बोला था जिनको क्लियर है बस फानिएगा नहीं, ठीक है। सुनो, क्योंकि बाबू आपको जरूरी है ना कि आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया था, आपको नहीं पढ़ाए होते तो अब एड्स पढ़ना है आपको, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था ना, उसी वजह से ना आज मालूम है बस। अच्छा, कितने लोग हो जिनको या फिर जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा? चलिए अच्छी बात है बाबू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके इम्यून सिस्टम का सबसे मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि लिम्फोसाइट जो है दो प्रकार का। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन मतलब लास्ट मेरे ख्याल से सैटरडे को देखा था ना, कि जो हमारा लिम्फोसाइट है ये दो टाइप का था। अब एक को नाम दिया बी लिम्फोसाइट, तो काहे दिया होगा बच्चा? हाँ बिल्कुल, कहाँ बना होगा ये? बोन मैरो में, ठीक है। अब परिपक्वन भी कहाँ हुआ होगा इसका? बोन मैरो में, यानी कि बोन मैरो में बना भी है, तैयार भी बोन मैरो में हुआ, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? बी लिम्फोसाइट। एक को कहा है हमने टी लिम्फोसाइट, बना होगा कहाँ पे? तैयार कहाँ हुआ होगा? क्लियर है? चल, अभी जो बी लिम्फोसाइट है ये है बाबू दो प्रकार का। सबसे पहला है मेमोरी बी सेल और दूसरा है प्लाज्मा बी सेल, ठीक। फिर ये जो टी लिम्फोसाइट है ये होता है चार प्रकार का, TH, TK, TS, TM, ये चार प्रकार हो गए। अब इनका पूरा नाम देखो, इसको कहते हैं टी हेल्पर, टी किलर, टी सस्प्रेसर,
टी मेमोरी, ठीक है, ये चारों का नाम हो गया। अब आपके पास एंटीबॉडी है, हमारे शरीर में 5 गो प्रतिरक्षी है। इसको याद करने का टेक्निक बता रखे हैं आपको, आईजी लिख लेना पूरा, और दिमाग है ना, दिमाग, ठीक है। तो 5 गो हो गया, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए और आईजी, ये 5 गो का है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी है, इसको कहते हैं हम एंटीबॉडी, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर जो टी हेल्पर सेल है ना, टी हेल्पर सेल आवश्यकता अनुसार प्लाज्मा बी सेल को प्रेरित करती है, ठीक है। क्या करेगी, इसको प्रेरित करेगी, कब, आवश्यकता अनुसार, जब आवश्यकता होगा तब, यानी कि जब कोई कहीं ना कहीं प्रतिजन प्रवेश करेगा या किसी प्रकार की जरूरत होगी हमें किसकी, प्रतिरक्षी की, उस समय ये टी हेल्पर क्या करेगा, सूचना देगा या फिर प्रेरित करेगा किसको, प्लाज्मा बी सेल को। अब बदले में प्लाज्मा बी सेल कहेगा, बोलेगा जी हुजूम है, तैयार है आपके लिए, यानी कि आपके खिदमत में हमने पेश कर दिया, आपने सूचना दिया हमको क्या बनाना है, प्रतिरक्षी, और हमने बना करके दे दिया। तो बनाने का काम किसका, प्लाज्मा बी सेल का, बनवाने का काम किसका, टी हेल्पर का, ठीक है। अच्छा, इसी में आया था ना एड्स में कि जब HIV वायरस जो होता है आएगा इसी को मार देगा, बस 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 यहीं पे खत्म करते, आएगा पढ़ेंगे वहां पे हम लोग, ठीक है। मुख्य बात हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, मेमोरी, ये चीज पढ़नी है हमें, ठीक है। अभी पहला बिंदु क्या आया था कि ये जन्म के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं, दूसरा क्या होता है कि ये विशिष्ट रूप में कार्य करता है या किसी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति कार्य करता है। तीसरा बिंदु था इसके पास स्मृति होती है, ये बात समझनी थी। अब जिन्होंने ये नहीं जानकारी है उतार सकते हैं, जिनको जानकारी है छोड़ दीजिएगा, फटाक से खत्म करें, तो स्मृति को क्लियर करेंगे हम जल्दी, वो बात का चीज है बेटा। इसको यहाँ पे बात आ रही है हमारी क्या, मेमोरी की। देखो मेमोरी यहां पर भी आ रही थी और ये टी लिम्फोसाइट में भी मेमोरी वाला वर्ड आ रहा था। अब आइए, मेमोरी का मतलब क्या है, स्मृति। अच्छा, कितने लोगों के पास मोबाइल में मेमोरी है? अब आजकल तो भैया है ही ना है, अब इनबिल्ड हो गया। खैर, अब मेमोरी का काम क्या है बाबू, डेटा स्टोर करना, ठीक है। अब चाहे आप उसमें डेटा के रूप में गाना स्टोर कर रहे हो, फोटो स्टोर कर रहे हो या कोई भी चीज स्टोर कर रहे हो, तो स्पेशली मेमोरी का मतलब क्या है, डेटा स्टोर करना। मेमोरी किस लिए यूज हो रहा है, फॉर स्टोर डेटा, ठीक है। अब सुनना आगे ध्यान से। एक बच्चे का ना जन्म हुआ, ठीक है, क्या जन्म होने के साथ बच्चे को टीका लगाया जाता है क्या, टीकाकरण करा दिया, ठीक। अब टीकाकरण में कहीं ना कहीं बहुत सारे टीकाकरण होते हैं, MMR है, BCG है, ठीक है, जो भी चीजें, तो बच्चे को टीका दे दिया। अब टीका के रूप में क्या दिया जा रहा है, जैसे सपोज एक नाम ले लेते हैं, पोलियो, ठीक है। ये पोलियो का है, वायरस होता है एक प्रकार का, ठीक है। अब पोलियो का टीका दिया गया बच्चे को। अब एक बार आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, ये रहा वायरस, ठीक है। तो वायरस कैसा संरचना है, न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, यानी कि वायरस के अंदर दो गो चीज मिलेगा, अंदर का होगा न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या हो सकता है, DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, ठीक है। अब बाहर क्या होगा, आवरण, किसका आवरण, प्रोटीन का आवरण होगा। इसमें से नुकसान कौन पहुंचाता है, कौन, अरे बुड़बक, सीधा सीधा यहाँ पे दो चीज लिखा, न्यूक्लिक एसिड और दूसरा लिखा प्रोटीन। नुकसान कौन पहुंचाएगा, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। जब नुकसान पहुंचाएगा तो न्यूक्लिक एसिड पहुंचाएगा, कभी भी आपका प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, हो सकता है ये बात आपको बताया है कि अंदर RNA है तो पहले DNA बनेगा तब आपको नुकसान पहुंचाएगा, बाद का चीज, लेकिन नुकसान कौन पहुंचा रहा है, न्यूक्लिक अम्ल ही तो है ना एक प्रकार का ये, ठीक। और हमारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अब अगर बच्चे को टीका दिया गया है, कौन सा टीका, पोलियो का, तो क्या दिया गया होगा इसको, मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि क्या है, पोलियो का वायरस, ठीक है। अब पोलियो का अगर ये वायरस है तो क्या किया जाएगा, तो हम लोग का
थोड़े से चालाक किस्म के हो गए। ठीक, तो हमने क्या किया कि इस वायरस को कर दिया, आप कह सकते हो क्या, निष्क्रिय। ठीक है, अब इसको कर दिया निष्क्रिय, कर दिया का इसको न्यूट्रल। न्यूट्रल माने का हो गया कि हम क्या कर देंगे इसका कि केवल प्रोटीन वाला आवरण ले लेंगे, इसमें से डीएनए को क्या कर देंगे, इसका नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, अब इसमें से इस वायरस का केवल ले लिया हमने प्रोटीन, और इस प्रोटीन को उठाया, लिया, लैब में ले गए, लैब में ले जा करके कहीं ना कहीं इस पर प्रयोग किया, प्रयोग करके क्या बना दिया, टीका यानी कि वैक्सीन। इसी टीके को क्या किया गया, इस बच्चे को दे दिया गया जन्म के बाद, यानी कि कुल मिला जुला कर क्या दिया गया है, वायरस दिया गया। ठीक है, अब आपके शरीर को, इस बच्चे के शरीर को थोड़ी मालूम है क्या दिया जा रहा है, नकली वायरस है कि असली वायरस है। नकली असली कहने का मतलब निष्क्रिय है कि सक्रिय है, इसके शरीर को नहीं मालूम है। इसको तो जैसे ही दिया जाएगा टीका तो इसको सीधा सीधा क्या समझ में आएगा कि भाई साहब कौन पहुंच गया, प्रतिजन। बताया था ना कि हमारे शरीर में बाहर से कुछ भी प्रवेश करता है क्या समझा जाएगा उसको, प्रतिजन। अब उसको पहचाना जाएगा, फिर मारा जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको टीका दिया गया, इस बच्चे को टीके के रूप में क्या दिया गया, निष्क्रिय पोलियो वायरस। ठीक है, जैसे ही इसके शरीर में जाएगा, इसके शरीर में मच जाएगा क्या, खलबली। ठीक है, बच्चे का शरीर तुरंत हो जाएगा गरम। काहे गरम होना का है, सबसे पहला निशानी है ना। काहे जैसे प्रतिजन प्रवेश करेगा तो तापमान का होगा आपका गरम, गरम किया जा रहा है ताकि जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया है ना, वो कम से कम मारने में थोड़ी सी आसानी होगी। सूक्ष्म जीवों को मारने में क्या होती है, आसानी होती है। कब गर्म करने पर, इसलिए दुग्ध को भी गर्म करते हैं। तो जैसे ही दिया जाएगा इसको, बच्चे का शरीर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के साथ साथ इसके शरीर का जो WBC होगा ना, एकदम तैयार हो जाएगा क्या करने के लिए, मारने के लिए, लड़ने के लिए। अब क्या कहेगा, कौन, टी हेल्पर तुरंत आदेश देगा कि भाई साहब जल्दी से क्या बनाओ, प्रतिरक्षी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। कौन घुसा है, घुसपैठ हो गया है, समझ आया, घुसपैठ हो गया है, दुश्मन अंदर प्रवेश कर चुका है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, प्रतिजन बनाना है ताकि इसका खात्मा किया जा सके। ठीक, अब वो क्या करेगा, TH हेल्पर ने सूचना दिया, अब प्लाज्मा बी सेल क्या करेगा, दनादन दनादन 5 को एंटीबॉडी बना करके खड़ा कर दिया। अब 5 एंटीबॉडी आएगा, और कहां गया टीका, ये रहा टीका। 5 का 5 एंटीबॉडी इस पर ले भाई, दनादन दनादन इसमें जांच विमर्श कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि कौन इसको मारेगा, कौन इसके लायक है, मारने के लायक है। बात समझ आया, इसको खोजते 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 सपोज मान लिया कि किसने मार दिया इसको, IgG ने मार दिया। समझ आया, किसने मारा इसको, IgG ने। अब टीके के रूप में क्या दिया था, पोलियो वायरस ही दिया था ना। ठीक है, भले क्या था वो निष्क्रिय था, लेकिन अब कुछ समय लगा, कुछ समय जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल करने के बाद आया कौन, IgG, और IgG ने इसको मार दिया। ठीक है, अब देखो ये जितना सारा काम हुआ ना, कि पहले टीका गया, उसके बारे में कुछ पता नहीं था हमारे WBC को, तो WBC ने क्या किया, आदेश दिया। किसने आदेश दिया, टी हेल्पर ने। फिर क्या हुआ, तो आपके प्लाज्मा बी सेल ने 5 को एंटीबॉडी बनाया, वो 5 एंटीबॉडी आया, इस पर काम कर रहा है। काम करने के बाद पता चला कि कौन मार सकता है इसको, IG, और IG ने क्या कर दिया, इसको मार दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया इसको। ठीक है, अब इसका डेटा, अच्छा एक बात और, इसको मार दिया ना, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट एनकाउंटर। आपके बुक में लिखा होगा मुठभेड़, ठीक है, साफ साफ लिखा है मुठभेड़, इसको कहते हैं प्रथम मुठभेड़, यानी कि फर्स्ट एनकाउंटर हुआ है बॉडी में। जब पहली बार टीके के रूप में गया था आपके अंदर प्रतिजन, और जब उसको मार दिया गया था, मार दिया गया मतलब कि कहीं ना कहीं उस प्रतिरक्षी की पहचान कर ली गई जो इससे लड़ेगा, और इसकी सूचना ला करके दे दी गई किसको, मेमोरी सेल को। ठीक है, अब मेमोरी सेल के पास, यानी कि हमारे मेमोरी सेल के पास बचपने में आइडिया लग गया था का, बचपन में हमको पोलियो का टीका लगा। ठीक है, अब बचपने में हमारे मेमोरी सेल के पास डेटा चला गया, भाई साहब अब गलती से भी अगर ये पोलियो वायरस आएगा तो तुम बिना सोचे समझे 5 को आदेश मत देना। किसको आदेश देना, IG को आदेश देना। क्या समझे, तो ये था क्या, मेमोरी। ठीक है, तो ये जो मेमोरी सेल है ये क्या करता है, सूचना को इकट्ठा करता है अपने पास कि जो प्रतिजन आ रहे हैं उसके प्रति कार्य कौन सा प्रतिरक्षी करेगा, और ये जानबूझकर आपके अंदर किया जाता है ताकि आपके अंदर क्या तैयार हो सके, एक प्रतिरक्षा
तंत्र तैयार हो सके और उसके साथ साथ उसकी सूचना भी तैयार हो सके। अब जैसे कोरोना वायरस आया था, हम सभी ने टीका लिया, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस कभी हमारे अंदर गया ही नहीं था। अब गया नहीं है तो उसके प्रति कोई सूचना नहीं है, ठीक है। और सूचना जब नहीं, अच्छा एक बात का टीका था फर्स्ट एनकाउंटर जब टीका लिया गया तब हुआ, और सेकेंड एनकाउंटर भी होता है कब? जैसे बचपन में टीका लिया और आज इस उम्र में मान लो कि मेरे अंदर क्या चला गया, पोलियो का वायरस। अब बताओ क्या सूचना है कि नहीं है मेरे मेमोरी के पास? ई मेमोरी के पास नहीं है, WBC के मेमोरी सेल के पास है, ठीक है। जैसे जाएगा तो कौन चालू होगा सबसे पहले? WBC। बॉडी आपका गर्म होगा, उसके साथ WBC काम करेगा। अब WBC पूछेगा केकरा से? मेमोरी से पूछेगा, हाँ भाई बताओ कोनो सूचना है इसके बारे में? तुरंत कहेगा कि बस भाई साहब है। कौन है? जी भेजिए उसको, आपका काम हो जाएगा। पता जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, एक बारे में पहले ही हम 25 साल पहले ही पता करके बैठे हुए। बात समझ आए ना? तो अभी जो मारा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? सेकेंड एनकाउंटर। अब बचपन में जो नकली वाले को मारा गया था वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट एनकाउंटर। अभी बताओ कि फर्स्ट एनकाउंटर तेजी से होगा कि सेकेंड एनकाउंटर? कारण कि फर्स्ट एनकाउंटर में जांच पड़ताल करना पड़ा है ना, जानना पड़ा है कि किस प्रकृति का प्रतिजन हमारे अंदर प्रवेश किया है, वायरस है कि बैक्टीरिया है, कहाँ नुकसान पहुंचाएगा, क्या करेगा, ये सब जांच पड़ताल करने में, फर्स्ट एनकाउंटर करने में लगता है समय। सेकेंड एनकाउंटर जब दूसरी बार में आपके अंदर जाएगा तो तुरंत उसको मार के खत्म, क्योंकि जांच पड़ताल तो करना ही नहीं है, उसके बारे में पहले से सूचना कहां पे है? मेमोरी सेल के पास है ऑलरेडी, ठीक है। अब यही हुआ था क्या हमारे साथ कोरोना वायरस में, कि जब कोरोना आके चारों तरफ फैल गया और हमारे अंदर कभी कोरोना गया ही नहीं था, तो कोरोना गया नहीं है तो कोरोना की किसी प्रकार की कोई सूचना मेमोरी सेल में है ही नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो पहले क्या दिया गया आपको? इंजेक्शन, एक वैक्सीन लगाया गया, यानी कि इसी कोरोना वायरस को क्या किया गया था? निष्क्रिय किया गया था, यानी कि सबसे आपको क्या दिया गया था? केवल प्रोटीन। तो प्रोटीन दिया गया, तो जैसे दिया गया दूसरे के दिन क्या हो गया? हाथ पैर एकदम दर्द हो गया था, पूरा का पूरा दर्द हो गया। कारण कि हमारा बॉडी क्या है? गर्म है। गर्म होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियां जकड़ने लगती है, जकड़न हो जाता है, ऐठन हो जाता है, जिससे आपके शरीर में पूरा एकदम शरीर दर्द हो जाए। कभी बुखार लगता है ना, देखिएगा आपके शरीर में दर्द होगा। रीजन क्या है कि आपका बॉडी गर्म है, गर्म होगा तो कहीं ना कहीं मांसपेशियां जकड़ने लगेंगी तो उनमें क्या हो जाएगा? दर्द शुरू हो जाएगा। तो कोरोना वायरस का जब हमने टीका लिया था तो दर्द तो हुआ ही था, दर्द के साथ साथ क्या था? बुखार था। कारण कि आपके शरीर में जांच पड़ताल चल रही है, फर्स्ट एनकाउंटर चल रहा है और उसकी सूचना दी जा रही है किसको? मेमोरी सेल को। अब हम लोग के अंदर सूचना आ चुकी है, फर्स्ट एनकाउंटर हमारे अंदर हो चुका है, ठीक है। अब कहीं गलती से मान लो कि आज अगर हमारे अंदर कौन प्रवेश कर गया? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की सूचना पहले से मेमोरी सेल के पास है, तुरंत पकड़ लेगा, बोलेगा बस इसको ये वाले को भेज दीजिए, उसका कल्याण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये था क्या आपका? एंटीबॉडी से संबंधित कुछ बातें, कि कहीं ना कहीं जो हमारा उपार्जित आपका प्रतिरक्षी तंत्र होता है या प्रतिरक्षा तंत्र होता है, कहीं ना कहीं जन्मजात नहीं होता है, जन्म के बाद इसको प्राप्त करते हैं हम लोग। दूसरा बिंदु क्या है? अच्छा हाँ देखो, इसको क्या बोला था? विशिष्ट बोला था। विशिष्ट माने ये तो हम यहां से चालू करेंगे, वैसे ना चालू होगा। इतना दिन से तुम लोग बैठ रही हो, नहीं मालूम है? विशिष्ट तो किनारे वाला धन्य भाव बचिया तुम लोग हैं, यो नहीं मालूम है। रोज यही इसी क्लासरूम में बैठना है। अक्सर एक दिन दो दिन के बाद ऐसा सीन जाता है कि लाइट कट जाता है, इन्वर्टर ऑन करने का वहीं पे स्विच है, भुलवा दिया सब हमको। हाँ विशिष्ट, देखो विशिष्ट की बात की थी कि जो उपार्जित हमारा कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा तंत्र है, ये क्या है? उपार्जित है। ये सब कुछ हम लोग बना रहे हैं, कब बना रहे हैं? अपने जीवन काल में बना रहे हैं, ठीक है। उपार्जित है, उपार्जित जो होता है वो कैसा होता है? विशिष्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बताया था कि पोलियो का वायरस है। अब पोलियो वायरस को मारने के लिए एक विशेष लोग है कि नहीं है ना, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको क्या कहा जाता है? ये विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है, ये किसी विशेष प्रतिजन के प्रति एक विशेष प्रतिरक्षी कार्य करेगा। इसीलिए जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है कैसा होता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र होता है। समझे? चलो